वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट, वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें डिस्कस करेंगे आज हम हाइगन्स प्रिंसिपल और इसके दो एप्लीकेशंस हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट उन सभी पॉइंट्स का लोकस है, लोकस कह सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है, वेवलेट्स भी कहते हैं उनको, जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, विच ऑसिलेट इन सेम फेज। मान लो बेटा पानी में हम ना एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तो उसमें से सर्कल सर्कल से निकलने शुरू हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट हमने वाटर में ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो उसमें से सर्कुलर वेव्स आपको पानी पे चलती हुई दिखती हैं। वो सर्कल कुछ खास नहीं है, वो सर्कल्स क्या हैं कि ये वाले पॉइंट्स ना सारे के सारे एक ही टाइम पे ऊपर आए हुए हैं, यानी जिसको हम क्रेस्ट बोलते थे ना वेव के टर्मिनोलॉजी में, ये सारे पॉइंट्स ऊपर आए हुए हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं। ये वाले सारे पॉइंट्स जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ ये नीचे की तरफ है। तो ये सभी पॉइंट्स जो इकट्ठे ऊपर आए इकट्ठे नीचे को जाते हैं उनको बोलते हैं पॉइंट्स इन सेम फेज। तो सेम फेज वाले सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी शेप बनेगा उसको हम बेटा वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको वैसे बना के दिखा दिया, बाकी ये आपका रूटीन एक्सपीरियंस है, आपने पहली बार तो नहीं देखा, यू हैव सीन इट मैनी टाइम्स। तो वाटर में किसी पॉइंट पे अगर हम एक पॉइंट को बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डिस्टर्ब करते रहें तो ऐसे सर्कुलर वेव फ्रंट निकलेंगे, इन्हीं को वेव फ्रंट कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स एक ही टाइम पे बेटा ऊपर आ गए हैं। ये जो डार्क वाले नज़र आ रहे हैं ये सारे पॉइंट एकदम से इकट्ठे नीचे गए हुए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को, ये जो ब्राइट 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 नज़र आ रहे हैं, इसको एक वेव फ्रंट बोलेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे वेव फ्रंट है, ये कम रेडियस का है, ये ज़्यादा का है, ये और बड़ा है, एंड सो ऑन। तो होप कि थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो है वो रे ट्रैवल करती है, यानी कि डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है। पिछले डायग्राम की बात करूं तो अगर यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड है, वो बोल रहा है, तो साउंड वेव्स ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जो ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका एंगल यहाँ पे हर जगह 90 डिग्री बनेगा। तो यही लाइन लिखी है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड अ रे। तो अगर हम लाइट की बात करें, ये तो डायग्राम बेटा टू डिमेंशनल है, पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन आपकी थ्री डिमेंशनल नहीं है। ये बेसिकली स्फीयर्स हैं। जब मैं लाइट की बात करूँगा, पानी की जो वेव्स है ना वो तो पानी के सरफेस पे ही प्रोपेगेट करती हैं, लेकिन जो लाइट वेव्स हैं वो स्पेटियल प्रोपेगेशन है उनका, यानी कि स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं। तो बेटा यहाँ पे स्फीयर तो मैं नहीं ड्रॉ कर सकता, लेकिन एज्यूम कि ये सारे स्फीयर्स हैं, राइट। तो ये जो डॉट्स हैं यही वो पॉइंट्स हैं जिनको जो वेवलेट्स जो हैं जो एक वेव फ्रंट को फॉर्म करते हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे वेव फ्रंट आ जाएगा। तो ये तो डायग्राम है स्टैटिक। तो जैसे मैंने अभी बताया था पानी का एग्जांपल आपको, जैसे जैसे आप इस पॉइंट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहेंगे तो ये सर्कल से बाहर को एक्सपैंड होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। तो वेव फ्रंट जो है वो मूव करते हैं टाइम के साथ विद वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये क्योंकि लाइट वाले वेव फ्रंट्स हैं तो ये लाइट की स्पीड से चलेंगे। एंड व्हाट हैज़ बीन टोल्ड इन द सेकंड लाइन, इन वेव फ्रंट को परपेंडिकुलरली अगर लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी रे ऑफ लाइट। अच्छा, अगर तो होगा बेटा एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे एक छोटा सा एलईडी बल्ब हो या एक छोटा सा फिलामेंट लैंप हो, उसके वेव फ्रंट तो आते हैं स्फेरिकल। लेकिन आपने ट्यूबलाइट भी देखी हुई है बेटा, ट्यूबलाइट थोड़ी लंबी सी होती है, ऐसे सोर्स को लीनियर सोर्स कह सकते हो। इसमें से जो वेव फ्रंट हैं वो सिलेंडर की शेप में बाहर आएंगे। पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट निकलेंगे स्फेरिकल और लीनियर सोर्स से निकलेंगे बेटा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आपको दोनों डायग्राम ड्रॉ करने हैं। हाँ, अगर ये हम इस सोर्स से, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो चाहे वो लीनियर सोर्स हो,
जैसे सोर्स से दूर आते जाएंगे ये सिलेंडर का रेडियस और बड़ा होता रहेगा, यहाँ पे आके इतना बड़ा हो जाएगा। थोड़ा और दूर आ जाएंगे तो ये रेडियस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वेव फ्रंट ऐसा दिखेगा। और अगर इससे हम काफ़ी दूर चले जाएंगे, रेडियस इतना बड़ा हो जाएगा कि ये फिर जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर ना दिख के एक प्लेन शीट जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस कम था, जैसे से बाहर को आए रेडियस बढ़ता चला गया, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और जब बहुत दूर आ गए तो रेडियस इतना बढ़ चुका होगा। जैसे अर्थ भी तो स्फीयर है ना, बट आपको अपनी घर से जब बाहर निकलते हैं आपको कहाँ फील होता है कि स्फीयर है, क्योंकि इस स्फीयर का रेडियस बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा रेडियस होने के बाद फिर लगता है कि शायद आपके घर के सामने जो पार्क है दैट लुक्स टू बी अ प्लेन, उसी तरह से बेटा। तो जब हम डिस्टेंट सोर्स से लेंगे रेज को, जैसे सन से जो रेज आ रही हैं, उस केस में जो वेव फ्रंट हैं दे वुड अपीयर टू बी प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स। थोड़ा थोड़ा ये डायग्राम ना याद करो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा है। वहाँ पे ये जो लाइनें थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, और ये जो पैरेलल प्लेन्स थे ये थे इक्विटोरियल सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। तो उसी जैसा डायग्राम है ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं है। ये अब रेज ऑफ लाइट है और ये हैं वेव फ्रंट्स। कब? जब सोर्स जो है लाइट का वो हमारे से बहुत दूर होगा, तब जो वेव फ्रंट हैं वो प्लेन 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 दिखेंगे। लेकिन ये डायग्राम आपके सामने अभी स्टैटिक है, अभी एक आगे एनिमेशन आ रहा है उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो दोबारा फिर से बता रहा हूँ बेटा, पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट्स स्फेरिकल, लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट्स सिलेंड्रिकल, सोर्स से बहुत दूर चले गए तो वेव फ्रंट हो जाएंगे प्लेन वेव फ्रंट, राइट। और रेज ऑफ लाइट याद रखना, रेज ऑफ लाइट का जो एंगल है, किसी भी जगह एंगल निकालेंगे बिटवीन वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट, वो एंगल 90 बनेगा। यहाँ पे बनाएंगे नीचे बेटा 90 बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे 90 बनेगा, हर जगह आपको ये एंगल 90 ही मिलेगा। तो एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड लाइट रेज इज ऑलवेज 90 डिग्री। कहीं भी निकाल लीजिए बेटा, ये 90 मिलेगा। इस रे को आगे मैं एक्सटेंड कर दूं, इफ़ यू सी दिस एंगल इज अगेन 90 डिग्री। हर जगह 90 आएगा बेटा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और मैंने जो नीचे अभी ड्रॉ किए वो भी सारे 90 हैं, हर जगह 90 मिलेगा आपको एंगल। चलिए अब इसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वेव फ्रंट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। वेव फ्रंट इज ग्रुप ऑफ या लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर हैविंग सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। बेटा जो वेव है वो ऑसिलेशन से बनती है, रस्सी को एक सिरे से हिलाएंगे तो वेव बनती है उसमें। जो पॉइंट एक ही तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, इकट्ठे ऊपर इकट्ठे नीचे जाते हैं, उनके कलेक्शन को बोलते हैं वेव फ्रंट। चलिए ये मैंने आपको बता रहा था ना कि पिछला डायग्राम तो स्टैटिक था। अगर एक वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है इधर को, राइट, एक डिस्टेंट सोर्स से, तो उसके वेव फ्रंट्स बेटा टाइम के साथ ऐसे मूव करते हैं जैसा कि एनिमेशन में दिखाया गया है। तो अगर अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है बेटा, रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर देता है एट फोकस, राइट। तो ये फोकस पे रेज कन्वर्ज हो जाती हैं। तो ये तो है वेव फ्रंट जो मैंने दिखाए। अगर आपने दिखानी है रेज ऑफ लाइट तो बेटा इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। रेज ऑफ लाइट आप जानते हैं पैरेलल रेज आएंगी लेंस पे, तो वो कन्वर्ज होके फोकस पे इकट्ठी हो जाती हैं। अगेन चेक कर लो, मैंने बोला था एंगल 90 डिग्री, बेटा चेक करो क्या ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इधर भी चेक करो बेटा, हर जगह आपको एंगल 90 ही मिलेगा। राइट हैंड साइड पे देखिए सारे मैंने एंगल ड्रॉ कर दिए, हर जगह बेटा 90 मिलेगा आपको। तो अब कुछ हमने वेव फ्रंट का शेप ड्रॉ करना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क का ही आएगा, अगर आएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है कई बार कि एक कॉन्वेक्स मिरर पे, देन कॉनकेव मिरर पे, देन एक कॉन्वेक्स लेंस पे और एक कॉनकेव मिरर पे, देन प्लेन मिरर वाला अभी ना आपके सामने नहीं आएगा, वो आपका होमवर्क है, और प्रिज्म। इस पे अगर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो तो जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कैसे दिखेंगे। तो आपको बताया था कॉनकेव मिरर का बिहेवियर कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही होता है।
ये पैरेलल रेज जो इनकमिंग होती हैं उनको कन्वर्ज कर देता है फोकस पे। तो अभी जैसे हमने ड्रॉ किया पैरेलल रेज के वेव फ्रंट लाइंस, नो डाउट वो प्लेन होंगे, बट प्लेन आप थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो बेटा ऐसे प्लेन आने चाहिए, बट 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे हम प्लेन को जस्ट एक लाइन से शो कर देंगे। हम ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सिंपली ड्रॉ करेंगे कि इंसिडेंट जो वेव फ्रंट हैं वो प्लेन थे, जैसे मैंने ये 2 रेड वाले ड्रॉ किए, और जो वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होके आए वापस वो ये वाले हैं बेटा जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं आपको, सी डी, राइट। ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का शेप है। चलिए तो साथ में ना आप डायग्राम बेटा ड्रॉ करते जाओ साथ साथ में। अच्छा अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, मैंने बोला था कि आज के ना लेक्चर के लिए कंपास स्केल जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे बेटा, पिन को ना इधर रख के बस थोड़ा सा इंक्रीजिंग रेडियस पे ना ऐसे आर्क्स ड्रॉ कर दीजिए। ये आपके हो गए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। चलो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। इस पे जब पैरेलल रेज आती हैं तो वो रेज को डाइवर्ज करता है बेटा, खोल देता है, ऐसे 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 जाएंगी। तो ये रेज लेफ्ट हैंड साइड पे तो कन्वर्ज नहीं होंगी, बट ऐसा लगेगा कि राइट पे इस पॉइंट से ये रेज आ रही हैं, तो इसका फोकस इधर होता है। इस बार क्या करेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट तो वही रहेंगे जैसे 2 रेड वाले ड्रॉ किए थे हमने पहले भी। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स के लिए आप यहाँ पे बेटा जो भी फोकस बनेगा, यहाँ फोकस इधर था ना, तो आपने ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी कंपास से। अब कंपास आप यहाँ पे रखेंगे और जो वेव फ्रंट्स हैं वो ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे बेटा। ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बेटा ऐसे बनने हैं। कंपास यहाँ रखिए, 2 आर्क ड्रॉ कर दीजिए। डायग्राम साथ साथ में, चाहे वीडियो पॉज करना पॉज कर लीजिए, लेकिन डायग्राम साथ साथ में कंप्लीट करते जाइए क्योंकि डायग्राम में थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, तो टेक केयर। ओके, अब आता हूँ बेटा कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर पे आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस, गलत बोल दिया, कॉन्वेक्स लेंस पे वो अभी ड्रॉ करके हटे हैं। पैरेलल रेज आएंगी, वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे लाइनें ड्रॉ कर दो स्ट्रेट। ये हो गए आपके प्लेन वेव फ्रंट्स। इसका फोकस बनेगा राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे कंपास रखे, कंपास का पिन यहाँ पे रखिए और आर्क 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 ड्रॉ कर दी। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं है कि हैवी क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। चलिए अब आते हैं कॉनकेव पे। कॉनकेव लेंस जो है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है। पैरेलल रेज आएंगी, डाइवर्जेंट रेज बनेंगी और लगेंगी शायद इधर इस पॉइंट से आ रही हैं। पीछे को बढ़ा दीजिए। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट तो हर केस में ये बनने सेम बना दीजिए। जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स है लेंस के बाद जो लाइट बाहर निकलेगी उसके लिए कंपास यहाँ पे रखेंगे और 2 आर्क बेटा ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गए रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स। 4 पूरे हो गए। कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। डायग्राम पहले पूरा कर लीजिए बेटा वीडियो को पॉज करके। फिर चलते हैं प्रिज्म की तरफ और प्लेन मिरर का अपने आप ड्रॉ करके मुझे बेटा व्हाट्सएप करेंगे। देखते हैं क्या आंसर है। प्लेन मिरर सबसे आसान है, प्लेन मिरर इनफैक्ट, इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रिज्म वाला ड्रॉ कर लें बेटा। चलिए, ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट इन सभी केसेस में, और सी डी है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट अगर मिरर है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है अगर ये लेंस है, क्योंकि लेंस में से तो रिफ्रैक्शन होना है, रे ने दूसरे एंड साइड से बाहर निकल आना है। चलिए अब प्रिज्म पे आते हैं। आपकी मर्जी है, मैंने उल्टा ड्रॉ किया हुआ है प्रिज्म, सीधा भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। तो इसमें जो रेज है ना बेटा, ये रेज को सिर्फ डेविएट करता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता, रेज को बेंड कर देता है। राइट, 2 बार बेंड होती हैं, एक बार पहले सरफेस पे, फिर दोबारा फिर बेंड हो जाती हैं। तो क्योंकि रेज पहले भी पैरेलल थी, बाद में भी पैरेलल ही हैं, पैरेलल का जो वेव फ्रंट है बेटा वो प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट था, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी प्लेन वेव फ्रंट है। चलो इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। नीचे को ड्रॉ करना है उल्टा तो आपकी मर्जी है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। और अगर 3 डायमेंशनल फिगर की तरफ देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा था, ये आपने ड्रॉ नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ।
ये जो प्लेन रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, ये बेटा पीछे से आगे को आया और प्रिज्म में से पास होके बेटा ये वेव फ्रंट ऐसे बन गया। ठीक है, इसका जो ओरिएंटेशन है थोड़ा चेंज हो गया, रहा प्लेन वेव फ्रंट। इंसिडेंट भी प्लेन था और रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिज्म से बाहर आने के बाद भी वो प्लेन ही रहता है। आपने लेफ्ट वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, सिर्फ राइट वाला नहीं ड्रॉ करना। और प्लेन मिरर का डायग्राम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एज होमवर्क, करके मुझे सेंड करेंगे। चलिए, अब ये आपके पास एक एनिमेशन है। अगर एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, नो डाउट डायग्राम जो हम बना रहे हैं ये 2 डायमेंशनल है। तो अगर तो पानी की बात करें, पानी पे एक पॉइंट बार 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 टच होता रहे तो उसमें से सर्कल 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 से निकलेंगे, यही वेव फ्रंट है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पानी का वेव फ्रंट आपने देखा हुआ है ना। हाँ, लेकिन जो लाइट का वेव फ्रंट है वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इनविजिबल है। आपको अपने मतलब एज्यूम करना पड़ेगा ब्रेन में। और वो वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल शेप के हैं, सर्कुलर नहीं है। तो अगर हम पानी पे ही एक पॉइंट सोर्स की जगह पे एक लीनियर सोर्स यूज करें, यानी जैसे आपका टीवी का रिमोट है ना, उसको टीवी के रिमोट को बार बार पानी में डिप करें बाहर निकाल लें, डिप करें बाहर निकाल लें, तो आपको ऐसे वेव फ्रंट मिलेंगे, विच इज़ लाइक सो कॉल्ड, जैसे अभी हमने प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे थे उस तरह के दिखेंगे। अब अगर यहाँ पे आगे मैं एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दूँ पानी के अंदर, पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दूँ कि इस वेव फ्रंट का, जैसे ये वेव फ्रंट बाहर को आ रहे हैं, ये भी डायग्राम, ये तो फोटोग्राफ है बेटा, ये भी वेव फ्रंट आगे को चलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दें जिसमें एक थोड़ा सा अपर्चर हो, ओपनिंग हो, ये देखो ऐसे, ताकि इस वेव फ्रंट का कुछ हिस्सा बाहर निकल आए और कुछ हिस्सा ब्लॉक हो जाए, देन व्हाट इज सीन, ये वेव फ्रंट कुछ इस तरह के हो जाते, यानी सीधे ना होके थोड़ा पार्ट सीधा है और थोड़ा पार्ट कर्व्ड है। अगर हम इस ओपनिंग को और छोटा कर दें और रिड्यूस कर दें, देखो बेटा इतना छोटा कर दिया, अब ये दिखते हैं सर्कल 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 जैसे। तो सोचने की बात है, सर्कुलर वेव फ्रंट कहाँ से आए थे बेटा? ये एक्चुअल पिक्चर है, ऐसे दिखता है बेटा। सर्कुलर वेव फ्रंट कहाँ से आते हैं? पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से निकलते हैं बेटा सर्कल वाले वेव फ्रंट। अगर मैं इधर वाले हिस्से को कवर कर दूं तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है या पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। यही है अपना आज का मेन टॉपिक, जिसको हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट जो है वो एक नए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हमने बाकी ये जो येलो लाइन है ना 2 बेटा, इसने बाकी का वेव फ्रंट तो आगे नहीं आने दिया। छोटी सी ओपनिंग है, सिर्फ वेव फ्रंट का एक पॉइंट ही आगे पास होता है और वो पॉइंट का जो वेव फ्रंट्स हैं वो इसके जैसे हैं, पॉइंट सोर्स जैसे हैं। तो हाइगन्स प्रिंसिपल सेज, ये क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का आता है, 2 स्टार रेटिंग है, कभी कभी आएगा, यानी हमेशा मतलब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है। पहला पॉइंट यही है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। ऐसा लगता है कि वो जो एक पॉइंट था वेव फ्रंट के ऊपर, वो एक नया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बन गया, ऐसा लगता है। और सेकंड है, 2 पॉइंट्स है बस बेटा, 2 पॉइंट लर्न करने हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं, फॉरेन कोई वीडियो देखेंगे उनका एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कुछ लोग इसको ह्यूगन्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। चलो अपने बेटा इंडिया में तो हाइगन्स प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। बाकी लिखने में तो खैर स्पेलिंग सेम ही रहेंगे, कोई भी कंट्री हो, डजेंट मैटर। ओके, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट एक नया फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है, उसमें से वेव फ्रंट निकलते हैं। इन नए वेव फ्रंट्स जो निकलेंगे उनका जो फॉरवर्ड एनवेल्प है, एनवेल्प के लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो नए वेव फ्रंट्स निकले इनको बेटा सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। उन सेकेंडरी वेवलेट्स का किसी भी टाइम पे एक फॉरवर्ड एनवेल्प या एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें, जैसे मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, पहले समझ लें फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे रेज सभी डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो यहाँ से जो वेव फ्रंट निकला, वो वेव फ्रंट पहले यहाँ पे था बेटा, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, ये आगे को बढ़ता चला गया और एक मोमेंट पे ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँच चुका है। तो इसका वेव फ्रंट करंटली यहाँ पहुँचा हुआ है। तो जैसा बताया कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने थोड़े से ड्रॉ किए हैं बेटा, ऐसे इतने से पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ से निकलेंगे नए सेकेंडरी वेवलेट्स। कैसे? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, ये देखो, ये धीरे धीरे ना बेटा, यहाँ से जैसे इस सोर्स का वेव फ्रंट निकले, पहले इन सभी का वेव फ्रंट छोटा होगा बेटा, थोड़े टाइम में बेटा वेव फ्रंट ने एक्सपैंड भी तो होना ना, फिर दोनों का वेव फ्रंट बेटा इतना बड़ा हो जाएगा। ये मैं दो की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली सभी जगह इकट्ठे हो रहा है ये। तो सभी का वेव फ्रंट मान लो एक्सपैंड होके इतने रेडियस का, लेटर से 2 सेंटीमीटर रेडियस का बन चुका है हर सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेवलेट कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। इन वेवलेट्स का आपने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। इन वेवलेट्स का आपने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लैक कलर कर लेते। इनका एक ना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, उसी को हमने नाम दिया है क्या? फॉरवर्ड एनवेल्प। आगे की तरफ को एक एनवेल्प, एनवेल्प मतलब कवर, एक ही बात है ना, या टेंजेंट कह लो, एक ही बात है। यानी यहाँ पे अगर हमें एक पेपर चढ़ाना हो इसकी जगह पे, तो ऐसे लगाएंगे पेपर इसके ऊपर ना, ठीक है। तो एक बाहर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो इस पुराने वेव फ्रंट का नया पोजीशन होगा बेटा। देखो ना, पहले पहले वेव फ्रंट यहाँ पे था, फिर वो ऐसे हो गया, फिर वो यहाँ पे आ गया, और अभी करंटली ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे था, और थोड़ी देर में यहाँ भी आने वाला है, थोड़ी और देर बाद बेटा यहाँ भी आने वाला है। तो स्टेटमेंट का सेकंड पॉइंट है कि इन सेकेंडरी वेवलेट्स का, ये जो बने हुए हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, इनका जो बाहर 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 का एनवेल्प है, टेंजेंट है, वो इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन होती है, नया लोकेशन होता है। हाँ, एक काम और करते हैं, अगर हम इस सोर्स से और दूर और दूर और दूर, आप क्या करना, आपके पास अगर कोई कॉइन है ना 25 पैसा का, लाइक छोटा कॉइन, तो आप क्या करना बेटा, ये सर्कल पहले ड्रॉ कर लो, यहाँ पे वो कॉइन रख के ना सेम साइज के ना ऐसे, ये जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट करे, थोड़े दूर दूर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा दूर दूर भी ड्रॉ कर देंगे तो भी चलेगा। मान लो एक सर्कल आपका ऐसे बना बेटा, दूसरा थोड़ा ऐसे बन गया, वो भी ठीक है बेटा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स उससे मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। ये अपने थे पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट, जहाँ से नए सेकेंडरी वेवलेट खुलना शुरू हो गए, उनका हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट इज ऑल। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि अगर हम सोर्स से बहुत दूर आ जाए बेटा, बहुत दूर आ जाए, तो अभी बताया मैंने आपको वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, वेरी नाइस, प्लेन वेव फ्रंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत दूर आने पे जो वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट वैसे तो बेटा एक प्लेन होगा, लेकिन हम उसको एक लाइन से भी दिखा सकते हैं, लाइन से दिखा दिया, राइट। तो ये हो गए बेटा वो डॉट्स जहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलने हैं। फिर से एक ही साइज के सर्कल 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 बना दीजिए, इनका भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दो बेटा, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा इस बार। तो स्ट्रेट लाइन वाला वेव फ्रंट आगे को एज स्ट्रेट लाइन ही चलेगा ना बेटा, प्लेन वेव फ्रंट था, यहाँ भी प्लेन आएगा, आगे भी प्लेन आएगा, उसके आगे भी प्लेन आएगा। तो ये हो गया वेव फ्रंट का नया पोजीशन, ये अपना पुराना वेव फ्रंट। चलिए अब एक काम करिए, आइगन्स प्रिंसिपल के दो ही पॉइंट्स हैं। पहला है ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और यहाँ से हर पॉइंट से नए सेकेंडरी वेवलेट खुलना शुरू हो जाएंगे विद स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये बड़ा स्पीड ऑफ लाइट से एक्सपैंड होते हैं। इनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, चाहे वो वेव फ्रंट स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन हो। आउटर टेंजेंट पीछे को नहीं ड्रॉ करना बेटा, पीछे डॉटेड लाइन इधर मत ड्रॉ कर देना, लाइट तो आगे को चलेगी ना,
पीछे वाला नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा फॉरवर्ड एनवेल्प। आगे वाली साइड पे जो एनवेल्प है वो रिप्रेजेंट करेगा इसी वेव फ्रंट का नया पोजीशन, ये नया वेव फ्रंट हो गया। चलो ये डायग्राम अलॉन्ग विद दीज 2 पॉइंट्स, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। चलो पहले वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आज हमने इस पे बेस्ड 2 डेरिवेशंस करनी है, इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो जैसा मैंने बोला, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, इरेजर, सेट स्क्वायर भी होते हैं ना ज्योमेट्री बॉक्स में, वो भी तैयार रखिए साथ में बेटा। चलिए ये आपके सामने अब ना एक वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक वेव फ्रंट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से जरा। ये 2 रेज आ रही हैं पैरेलल, इंसिडेंट लाइट, दीज 2 रेज आर कमिंग पैरेलल। ये वेव फ्रंट था जो आ रहा था, पैरेलल रेज का वेव फ्रंट प्लेन होता है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ, दोबारा अभी चलेगा फिर से एनिमेशन। ये वाला पॉइंट पहले पहुंच गया बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्ट होके इसका वेव फ्रंट खुलना शुरू हो गया। और जो दूसरा पॉइंट था इधर, वो थोड़ा लेट पहुंचा, उसका वेव फ्रंट बाद में खुलना शुरू हुआ। ध्यान से देखिए, ये पहले खुल गया, ये वाला बाद में खुला। और किसी भी टाइम पे दोनों का टेंजेंट देखिए बेटा, ये टेंजेंट जो ब्लू वाला मूव कर रहा था, फिर से देखेंगे एक बार। ये पुराना वेव फ्रंट जो पहले खुल गया, ये दूसरे वाला खुला। ये जो है ब्लू वाला टेंजेंट नजर आ रहा है बेटा, ये टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है वेव फ्रंट की नई पोजीशन को। देखो ध्यान से दोबारा एक बार फिर से, जो वेव फ्रंट मान लो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ए पहले पहुंच जाता है यहाँ पे, और ए रिफ्लेक्ट होके पहले ही खुलना शुरू हो जाएगा। ये दूसरे वाला बाद में अभी पहुंचा, उसका सर्कल थोड़ा छोटा रहेगा। दोनों का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को मैंने बोला रेज होती हैं परपेंडिकुलर। चेक कर लीजिए, ये एंगल 90 है हर जगह, रेज इधर को गई बेटा, एंगल हर जगह 90 मिलेगा। चलो ये तो था एनिमेशन, बट आपने एनिमेशन नहीं ड्रॉ करना, हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। अभी आप सिर्फ समझेंगे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ना, इसी के अंदर एक और वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो में स्केल पेंसिल कैसे यूज़ करना है, तो उसको देख के आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। चलो ये 3 स्टार का है, 3 मार्क्स का है। तो ये जैसे अभी बता रहा था आपको, ये अपना XY एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है इंसिडेंट रेज। अभी आप ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा बेटा। अभी मैं विद पेन पेंसिल सारा कुछ ना, कंपास स्केल आपको सिखाता हूँ करना कैसे है। अभी मत ड्रॉ करिए, ड्रॉ बाद में करेंगे आप। ये अपनी इंसिडेंट रेज है बेटा, इंसिडेंट रेज को परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट। तो ये जो ए बी वेव फ्रंट है, ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, ये इधर से चल के ऐसे आ रहा था। ए पॉइंट पहले पहुंच गया, बी क्योंकि जाना तो इसने भी आगे है ना स्पीड ऑफ लाइट से, तो जितनी देर में बी बेटा पहुंचेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उतनी देर में ए वाला वेव फ्रंट रेडियस में छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा होता जाएगा। ध्यान से देखिए, जितनी देर में बी पहुंचेगा मिरर तक, उतनी देर में ए का सर्कुलर वेव फ्रंट, राइट बेटा, खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे रेडियस में एक्सपैंड हो जाएगा बेटा। अब जो पिछला आप एनिमेशन देख रहे थे ना, उसमें बी वाला वेव फ्रंट भी जो है वो खुल गया था। जो ये पॉइंट बी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए था यहाँ पे, ये वेव फ्रंट भी खुल गया था, खुल चुका था। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो आर्क ड्रॉ करनी है अभी सिखाता हूँ। जितनी देर में बी पहुंचा बी डैश पे, बी पहुंचा बी डैश पे, उतनी देर में ए वाला सेकेंडरी वेवलेट खुल के इतना बड़ा हो गया। अब जैसा मैंने बताया आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है नया वेव फ्रंट निकालने के लिए, तो बी तो अभी खुला ही नहीं बेटा, बी तो जस्ट अभी पॉइंट है, बी तो ओपन नहीं हुआ, बी इज जस्ट अ पॉइंट। तो अगर तो बी भी खुल जाता तो यहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ होती और इन दोनों को कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते, बट बी इज जस्ट अ पॉइंट एट प्रेजेंट। तो पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस वाले वेव फ्रंट को। टेंजेंट बेटा ऐसे आ गया, ए डैश बी डैश। टेंजेंट को
परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो रेडियस ड्रॉ करिए। अगर मैं पॉइंट ए को ए डैश से ज्वाइन कर दूँ ना तो ये रेडियस होगा। रेडियस और टेंजेंट में एंगल 90 होता है। यस। और वेव फ्रंट को रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर होती हैं। तो बेटा मैंने इस लाइन को ना पॉइंट को ए डैश से ज्वाइन कर दिया, परपेंडिकुलर बन गया। तो ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रेज। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारा। तो एक्स वाई अपने पास है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे पैरेलल रेज आर इंसिडेंट। ए बी वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, अभी यहां पहुंच चुका है। ए पहुंच गया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, बी ने अभी पहुंचना है। जितनी देर में बी पहुंचेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक उतनी देर में ए वाला वेव फ्रंट खुल के इतना बड़ा हो चुका है। दोबारा फिर देख लीजिए, जितनी देर में बी पहुंचेगा मिरर तक उतनी देर में ए का वेव फ्रंट बड़ा होके इतना बड़ा हो गया, इतना एक्सपैंड हो चुका है। अब हमें ड्रॉ करना है नया वेव फ्रंट निकालने के लिए टेंजेंट। तो इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस वाले सेकेंडरी वेवलेट। ये तो भी खुला नहीं ना, ये तो अभी जस्ट पॉइंट है। अगर खुलता तो एक और आर्क होता, फिर दोनों आर्क का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते। तो अभी ये पॉइंट था तो पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट को नॉर्मल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं रेज ऑफ लाइट। तो ये रेज ऑफ लाइट हो गई। तो ये अपना था ए बी इंसिडेंट प्रेफरेंट, ऐसे 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 आया, रिफ्लेक्ट होके बेटा इधर को चला गया। मतलब आगे आने वाले टाइम में ना ये ए डैश बी डैश जो है वो इन फ्यूचर यहाँ पे होगा, थोड़ी देर में फिर यहाँ पे होगा, थोड़ी और देर में फिर यहाँ पे होगा। ए बी पहले इधर था, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसे है। ओके, तो अब हमें ना ड्रॉ करने हैं, क्योंकि प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो बनते हैं नॉर्मल के साथ, ऐसे था बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हैं नॉर्मल के साथ। तो दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अभी आप नहीं ड्रॉ करेंगे, मैं आपको बाद में ड्रॉ करवाता हूँ, अभी रुक जाओ, डायग्राम आप बाद में बनाएंगे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सही है। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल आई। ये वाला एंगल भी आई है। वो कैसे हुआ, ध्यान से देखिए जरा बेटा। ये जो छोटा एंगल है, इस वाले एंगल में अगर आई मैं ऐड कर दूं, ध्यान से देखो जरा, तो ये पूरा राइट एंगल बन जाएगा, इज इट। इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड करो, 90 आएगा। अब जरा ये वाला एंगल देखिए, एन का मिरर के साथ एंगल भी 90 है, क्योंकि एन इज अ नॉर्मल। तो इसी एंगल में अगर ये मैं नीचे वाला एंगल ऐड करूं, वो भी तो 90 आएगा। इसमें चाहे ये ऐड करो तो भी 90, इसमें चाहे ये ऐड करो तो भी 90। तो ये दोनों एंगल हैं सेम, राइट। ओके, तो ये आई तो ये भी आई। इसी तरह से बेटा इधर ये बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये आर है तो सेम बेटा प्रॉपर्टी ये भी आर है, इसको भी आर लिखेंगे बेटा। चलिए, डायग्राम अपना हो गया पूरा। ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ए डैश बी डैश जो वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होने के बाद आया, एक्स वाई अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। डायग्राम आपने अभी नहीं ड्रॉ करना, डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका आपको अभी सिखा रहा हूँ बेटा, थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बस। पहले मैं प्रूव कर दूं पूरा, फिर आप उसके बाद नोट डाउन करें, अभी नहीं। चलिए, ए डैश बी बी डैश, बी बी डैश डिस्टेंस भी एयर में कवर हुआ, ए डैश डिस्टेंस भी एयर में कवर हुआ, सेम टाइम में कवर हुआ। सेम स्पीड से सेम टाइम में डिस्टेंस बराबर कवर होंगे ना। तो ए डैश और ये बी बी डैश, जितनी देर में बी पहुंचा था बी डैश तक उतनी देर में ही तो ए वाला वेव फ्रंट खुल के बेटा ए डैश तक पहुंचा। तो दोनों डिस्टेंस सेम है। तो अगर हम दो ट्रायंगल्स की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ए बी डैश, ए बी डैश, और एक है ए डैश बी, ठीक है, जिनका बेस कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल्स में बेस इज सेम, ए बी डैश, और एक साइड अभी हमने प्रूव की है ए डैश बी डैश के इक्वल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल्स हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली सेम। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनमें फिर एंगल भी सेम होंगे।
इसका मतलब है इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आई और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आर, ये सेम आएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यही प्रूव करना था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बट अगर यहां तक करेंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ 2 मार्क्स। क्यों? इसलिए क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ना आई इक्वल टू आर के अलावा एक और लाइन हुआ करती थी, वो भूल गए आप लोग। वो लाइन थी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो इसमें बेटा कुछ करना नहीं, आपको कुछ नया नहीं करना, सिंपल एक लाइन लिखनी है। इंसिडेंट रे भी हमने पेपर पे ड्रॉ की, रिफ्लेक्टेड रे भी पेपर पे ड्रॉ की, नॉर्मल भी पेपर पे ड्रॉ किया, और पेपर जो है वो प्लेन होता है, हेंस द लाइन सेम प्लेन। बात खत्म हो गई। एक लाइन लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, लाइन नहीं लिखी तो टीचर आधा भी काट सकता है, एक भी काट सकता है। चलो अब ऐसा करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले डायग्राम ड्रॉ करके फिर आप इसको लिखना शुरू करेंगे। पहला काम डायग्राम है, तो पहले डायग्राम पे शिफ्ट होते हैं, फिर मैं ये दोबारा डिस्प्ले करूंगा एक बार। फिर बेटा अभी आप कुछ मत लिखो, अभी सिर्फ हेडिंग लिख दो बेटा, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। हेडिंग लिख लीजिए। अब बनेगा डायग्राम। डायग्राम बनने के बाद ये स्लाइड दोबारा डिस्प्ले होगी, फिर इसको नोट डाउन करना। चलिए तो पहले बच्चों अब डिस्कस करते हैं डायग्राम कैसे बनना है। डायग्राम में थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसलिए आप मेरे साथ साथ ही बनाएंगे। पहले हमें एक ना ड्रॉ करना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नोटबुक का जो हाफ है ना बेटा, हाफ तक डायग्राम ड्रॉ करना। आप नोटबुक का आधा पेज यूज़ कर लेना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। 15 सेंटीमीटर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, आपका ऑर्डिनरी स्केल जो है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसी को यूज़ करके। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। शायद बोर्ड पे भी ड्रॉ करता नहीं समझ आता बेटा, ये कंपास के साथ ही बनता है सही से। अब आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे चूज़ कर लेने हैं रफली 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये 1 हो गया आपका, 0, ये 10 आ गया बेटा। अप्रॉक्सीमेट इतने डिस्टेंस पे 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए बेटा। अब आपको लाइनें ड्रॉ करनी है 2 पैरेलल इंसिडेंट रेज, क्योंकि रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। तो ये स्केल अब कितना ऐसे रखेंगे, इसके लिए बेटर होगा कि आप एंगल जो है ना उसको रफली 30 डिग्री का बना लीजिए बेटा। 30 डिग्री एंगल बनाएंगे रफली तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा बेटा। तो अभी मेरे पास डी तो नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ये जो आपका सेट स्क्वायर होता है ना, इसमें ये एंगल 45 होता है बेटा। तो 45 समवेयर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ करके 30 आ जाएगा। अगर आपके पास डी है तो वेल एंड गुड, तो फिर प्रोटेक्टर से डिवाइड ड्रॉ कर दीजिए बेटा। चलिए एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ऐसे, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। हाँ, इरेजर भी साथ में रखना, पेंसिल का फ़ायदा ये है कभी भी आप रब कर सकते हैं। इंसिडेंट रे, इसके पैरेलल एक और लाइन बेटा इधर को आ रही है। तो अब वो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ होगी, अप्रॉक्सीमेशन से भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। ये दोनों स्केल और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, तो पैरेलल बना दीजिए बेटा ऐसे। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई बेटा। तो इंसिडेंट लाइट हमारी ऐसे आ रही है, पैरेलल रेज आर कमिंग इन, और जो वेव फ्रंट है वो मूव कर रहा है ऐसे इस सरफेस की तरफ। तो ये वाला पॉइंट पहले टच करेगा यहाँ पे, इसके बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर बेटा, परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। अभी मेरे पास तो डी नहीं है, आप परपेंडिकुलर ना जो अपना सेट स्क्वायर होता है उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये रखेंगे ऐसे ना इसके ऊपर बेटा, तो ये ऑटोमेटिक, ये वाला एंगल तो राइट एंगल होता ही है, तो इसको अगर मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा तो ये परफेक्ट राइट एंगल बन जाएगा। देखिए, तो मैंने बार बार बोला कि अपना ना ज्योमेट्री बॉक्स पूरा लेके जाना एग्ज़ाम में। तो ये होगी इंसिडेंट रेस। ये अपना जो वेव फ्रंट आ रहा था इधर से ए बी, वो अभी यहाँ पे पहुँच चुका है, ए पहुँच गया है यहाँ पे।
बी को अभी पहुंचना है मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो जैसे जैसे बेटा ए बी वेव फ्रंट और आगे और आगे और आगे बढ़ेगा ना, तो जब तक बी यहाँ तक पहुँचेगा उतनी देर में ए का सेकेंडरी वेव फ्रंट वो भी खुल चुका होगा, बड़ा होता चला जाएगा वो भी। और जितना ये डिस्टेंस है बेटा, इतना कंपास खोलना है आपने। अब जितना ये डिस्टेंस है इतने रेडियस का ए का सेकेंडरी वेव फ्रंट खुल चुका होगा। तो कंपास रखिए, पिन रखिए ए पे, और यहाँ पे ना एक आर्क बेटा ड्रॉ कर दीजिए डॉटेड, ऐसे। ये अपना रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। मर्जी है आपकी, जगह है इधर तो इधर को भी ले आइए, चाहे नहीं है तो कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं कि सेमी सर्कल ही ड्रॉ करना है, अगर यहाँ तक बना दोगे तो भी चलेगा। अब जैसा हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा कि जो वेव फ्रंट्स का, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का जो कॉमन टेंजेंट होता है वो वेव फ्रंट की नई पोजीशन होता है। तो ये वेव फ्रंट ए बी जो आ रहा था, जैसे जैसे बी इधर को आना शुरू हुआ, ए का वेव फ्रंट खुलना शुरू हो गया। बी और आगे पहुंचा, ए वाला वेव फ्रंट और खुल गया। बी यहाँ पे पहुंचा, ए वाला वेव फ्रंट और बड़ा हो गया, और बी यहाँ पहुंचने तक ही इतना बड़ा हो चुका है। तो अभी बी जो है ना पॉइंट, वो बी डैश पे जस्ट पहुंचा है, इसका वेव फ्रंट अभी खुला नहीं, ये जस्ट एक पॉइंट है। तो हमें ड्रॉ करना था वेव फ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट, बट इसका वेव फ्रंट तो अभी पॉइंट की फॉर्म में ही है। तो आप पॉइंट से इस वाले वेव फ्रंट को एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एक ऐसी लाइन जो यहाँ से तो क्रॉस कर रही हो। पहले स्केल यहाँ पे टच करिए, फिर स्केल को घुमाइए ताकि ये इधर एक पॉइंट पे टच करे बेटा, और टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये जो टेंजेंट है ये इस ए बी वेव फ्रंट की रिफ्लेक्ट होने के बाद ना नया पोजीशन है, बाद में ये वेव फ्रंट इधर को जाएगा। अब ड्रॉ कर दीजिए बेटा नॉर्मल। तो इस लाइन का नॉर्मल जो है, जो इस पॉइंट में से भी पास होता हो, फिर से इसी को यूज़ कर लीजिए बेटा। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, देखो जरा, है ना। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए बेटा, ऐसे। चलिए पहले डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रूफ के लिए ना स्लाइड को वापस लेके जाता हूँ बेटा। नीचे ड्राइंग बोर्ड में कुछ थोड़े फ्लॉज हैं और इरेजर मेरे पास है नहीं। तो ये वाला पॉइंट है बी डैश, ए जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका है ए डैश पे। तो ए बी है इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ए बी ने रिफ्लेक्ट होके बनना है ए डैश बी डैश। अब ये आपको याद है ना, हमने डिस्कस किया कि रेज ऑफ लाइट जो हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये एंगल 90 डिग्री बन गया, तो ये वेव फ्रंट हो गया बेटा। वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर जो है वो रे ऑफ लाइट हो गई। इसके पैरेलल एक लाइन बेटा यहाँ से और ड्रॉ करिए। चलिए, ड्राइंग बोर्ड बेटा बहुत पुराना है, बहुत पुराना मीन्स जो मैंने यूज़ किया था अपने ज़माने में तब का है, इसलिए काफ़ी सारा इस पर ना छेद भी हो गए हैं, और इसकी जो वुड है वो थोड़ी सी अब डिटीरिएट हो गई है, तो इसलिए लाइन थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी। आप ज़रा अच्छे सरफेस पे रख के बना लेना। अब आपको ड्रॉ करने हैं दो नॉर्मल्स। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए भी आपके पास वही जो सेट स्क्वायर है वही काम आ जाएगा। ये देखिए नॉर्मल बेटा इससे बन जाएगा बड़े प्यार से। तो ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के साथ बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, नॉर्मल, और ये बन गया बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी जैसे मैंने आपको प्रूफ में बताया, तो एक बार दोबारा वापस पुरानी स्लाइड पे चलेंगे, वहाँ से नोट डाउन करेंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इसको भी आई लिखेंगे। रीज़न समझ गए होंगे ना। इस एंगल में इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए अगर x लिख दूँ, x में ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो 90 बनता है, x में ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो भी 90 बनता है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। इसी तरह से इधर आ जाइए, इस एंगल को अभी मैं थोड़ी देर के लिए अगर y लिख लूँ, y में r ऐड करते हैं तो 90 आता है बेटा। y में अगर आप a डैश b डैश a ऐड करते हो देखो, तो ये भी 90 आता है, तो फिर ये वाला एंगल जो है ये भी r है। आगे प्रूफ के लिए आपको मैंने स्टेप्स बताए, आगे हमने वही यूज़ करने हैं। चलो पहले डायग्राम पूरा करो। चलिए डायग्राम आपका बन गया ना पूरा, एग्जैक्टली ऐसे ही बन गया, ठीक है। हाँ, हाफ पेज का बनना चाहिए था, ये तो छोटी, मेरे पास जगह कम है। ये लिख दीजिए नीचे, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट,
ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एक्स वाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप लिखना शुरू करेंगे टेक्स्ट। डिस्टेंस ए डैश बी बी डैश। ए डैश अभी आपने कंपास से बराबर बनाए दोनों, देखा ना, जितना बी बी डैश था उतनी कंपास खोली थी ना, सेम इज ए डैश। ये दोनों डिस्टेंस सेम स्पीड से सेम मीडियम में सेम टाइम में कवर हुए तो दोनों डिस्टेंस बराबर आएंगे। और इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी बी डैश ए डैश बी डैश में बेस कॉमन है, एक साइड फिर से इक्वल आ गई, एंगल राइट एंगल है 90-90, तो फिर ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है उनका सारा कुछ सेम होता है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बी होगा। डन। और लास्ट में बताया था अभी आपको मैंने, लाइन लिखनी है, इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर के प्लेन में ड्रॉ किया सभी कुछ, तो दे लाई इन सेम प्लेन। चलिए अब दूसरा काम है आज का, हमने हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने हैं। उसमें पहले एक एनिमेशन देखिए, ये मैंने पिछला ही केस जो है वो दोबारा शो किया। जितनी देर में यहाँ पे ए था ना बेटा, ए नीचे को आता रहा, ए जो है पहले पहुंच जाता है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट अपना बी था, ये बाद में आता है। जितनी देर में बी पहुंचा बाउंड्री तक जो एक रेयरर मीडियम को डेंसर से सेपरेट करती है, उतनी देर में बेटा ए वाला वेव फ्रंट नीचे को खुलना शुरू हो गया, नीचे की तरफ को। देखो जरा ध्यान से, ये स्टार्ट हो गया खुलना नीचे की तरफ, रेड वाला वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ, नीचे की तरफ खुलेगा बेटा, ठीक है। और जो बी है जब तक वो बाउंड्री तक पहुंचेगा तब तक ए वाला वेव फ्रंट खुल चुका होगा। तो इस बार टेंजेंट बस नीचे को ड्रॉ करना है, ये तो मैंने पूरा एनिमेशन दिखाया हुआ है। बी वाला वेव फ्रंट भी खुलना शुरू हो गया बाद में। देन अ कॉमन टेंजेंट हैज़ बीन शोन, वो कॉमन टेंजेंट जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, उसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो रेज ऑफ लाइट हो जाएंगी। दोबारा देखिए, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का टेंजेंट, ये देखिए ये वेव फ्रंट आ गया बेटा, उसका जो नॉर्मल है उसके लॉन्ग रेज ऑफ लाइट है। लास्ट टाइम एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए ये नॉर्मल, ये रेज को वेव फ्रंट परपेंडिकुलर। चलो अब ये वाला डायग्राम कैसे बनना है, इसमें आपको अब ऊपर को रेज जो गई ना वापस, वो नहीं ड्रॉ करनी बेटा, शुरू वाला पार्ट सेम है। ये है अपना रेयरर मीडियम जिसका इंडेक्स है μ1, नीचे है एक डेंसर मीडियम जिसका इंडेक्स है μ2, यहाँ लाइट की वेलोसिटी है c, यहाँ पे वेलोसिटी है v, या v1 v2 लिख लो, आपकी मर्जी है, वो भी चलेगा। रेयरर को अगर एयर लेते हैं या वैक्यूम लेते हैं तो वेलोसिटी को c लिख सकते हैं। तो शुरू का डायग्राम तो सेम है, दो इंसिडेंट रेज हैं, उनका वेव फ्रंट ए बी आ गया सरफेस तक, ए पहुंच चुका है सरफेस पे। जितनी देर में बी पहुंचेगा बाउंड्री तक उतनी देर में ए का सेकेंडरी वेवलेट नीचे को खुल चुका होगा। देखिए ध्यान से, जितनी देर में बी पहुंचा यहाँ तक उतनी देर में ए का वेव फ्रंट खुलता गया खुलता गया खुलता गया और इतना बड़ा हो चुका है। इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी डैश से इस आर्क को टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट जो है वो इसी वेव फ्रंट का नया पोजीशन है, वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए नॉर्मल, वो हो जाएंगी रेज ऑफ लाइट। तो देखो बेंड भी हो गई है, याद है ना, जब रे जाती है रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ दैट इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो बेटा बेंड हो गई है, तो पहले की तरह ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा सेम, वही इस एंगल को इसमें ऐड करो या इसको इसमें ऐड करो, दोनों बार 90 आता है। रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें चाहे ये ऐड कर लो तो भी 90, इसमें चाहे ये ऐड कर लो तो भी 90, तो फिर ये दोनों भी सेम होंगे। इसको आर लिखा है हमने बेटा, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा उससे आसान है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उलझने वाला काम है कि दोनों डायग्राम ना एक ही साइड पे ड्रॉ करने पड़े। फिर से वही ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिखा था, और एक्स वाई जो है वो एक्स वाई वो है बाउंड्री जो दोनों सरफेसेस को सेपरेट करती है, दोनों मीडिया को सेपरेट करती है। चलो डायग्राम आप अभी रुक जाइए, अभी मत बनाइए, इसको भी बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको कैसे बनाना है। तो
प्रूफ अब क्या करना है, इस बार बी बी डैश और ए डैश सेम नहीं है, सेम टाइम में तो कवर हुए, बट यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थी c, तो ये वाले डिस्टेंस को लिखेंगे सी टी जो एयर में कवर हुआ, इसको लिख लेते हैं हम सी टी, और जो मीडियम में कवर हुआ ए डैश वो वेलोसिटी v से कवर हुआ, वो वी टी के इक्वल आएगा, समझ गए। तो डिस्टेंस बी बी डैश इज सी टी, ए डैश इज वी टी। बस आगे बेटा ना इसमें क्योंकि प्रूव करना है आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, उसमें याद है ना साइन आई बाय साइन आर करते थे, तो आपको यहाँ भी साइन आई बाय साइन आर करना है। एंगल के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हुआ बी बी डैश, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है वो ए बी डैश आएगी, इसमें आर में परपेंडिकुलर होगा ए डैश, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, हाइपोटेन्यूज कैंसिल, बचा बी बी डैश अपॉन ए डैश, बी बी डैश कितना था सी टी, ए डैश था वी टी, टी को टी से कैंसिल, सी बाई वी, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम उसका रेशो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, बेटा वही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे उसको इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखो, चाहे म्यू 2 1 लिखो, एक ही बात है बेटा। तो प्रूफ में ज़्यादा कोई पंगा है नहीं बेटा, राइट। सिंपली साइन आई साइन आर लेने हैं, आपके दिमाग में दो चीज़ें जो याद रखनी है, नंबर वन ये जो डिस्टेंस है ना सी टी और ये वी टी, बी बी डैश ए डैश, इस बार ये डिफरेंट वेलोसिटी से कवर हुए, इस नए मीडियम में स्पीड कम था, तो ये जो बना ना आर्क ये छोटे साइज़ का है, पिछली बार हमने बी बी डैश जितना कंपस खोला था, अभी सिखा रहा हूँ आपको कैसे बनाना डायग्राम, अभी रुक जाओ आप, राइट। तो ये डिस्टेंस दोनों एक तो अलग अलग आएंगे, और इस बार स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ में बेटा साइन आई बाय साइन आर करना होता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज सेम था कैंसिल हो गया, बी बी डैश सी टी के बराबर है, ये वी टी के बराबर है, सी बाई वी आ गया, सी बाई वी रेशो को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एंड में याद है ना वही लाइन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, वो हमने पेपर पे ड्रॉ किए, पेपर इज अ प्लेन हैंस द लाइन सेम प्लेन, काम तो इतना ही करना है। अब पहले डायग्राम सीखें कि डायग्राम कैसे बनना है। चलिए हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज़ करके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने के लिए इस बार डायग्राम में ज़रा ध्यान रखना, जितना डायग्राम ऊपर बनना है उतना नीचे भी बनना है, थोड़ी नीचे जगह होनी चाहिए। तो फिर से अप्रॉक्सीमेट पहले हमने 15 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो नीचे वाला मीडियम है इसको डॉट 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 दिखा दीजिए, तो ये हमारा है सो कॉल्ड डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम हो गया बेटा, डन। ऊपर वाला मीडियम है रेयर। चलिए अब यहाँ पे वो जैसे मैंने लाइनें से ड्रॉ की थी ना रिफ्लेक्टिव वाली, वो ड्रॉ नहीं होनी बेटा, अब रे को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आना है। उसी तरह 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। बेटा ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, बुक में तो डायग्राम दिया होगा, बस ड्रॉ आपको करना है, कौन सा स्टेप पहले कौन सा बाद में, इसीलिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि दोबारा फिर से कभी ड्रॉ करना पड़े तो गलती ना हो। फिर से वही अंदाज़ा 30 सेंटीमीटर सॉरी 30 डिग्री के एंगल पे 2 लाइनें, इसके पैरेलल एक लाइन और अप्रॉक्सीमेट भी कर देंगे तो भी चलेगा। बस ये देख लीजिए कि ये दोनों डिस्टेंस आपसे मैच कर रहे हैं तो फिर ठीक ही है, कोई इशू नहीं। ये आपकी बेटा इंसिडेंट रेज हो गई पहले की तरह। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए जैसे पहले समझाया कि इसको रखिए आप सेट स्क्वायर को साथ में इसके थोड़ा आगे पीछे करके और इसके साथ मैच कर लीजिए बेटा, ये आपकी हो गई इंसिडेंट वेव फ्रंट पहले की तरह ए बी। फिर से नॉर्मल आएगा यहाँ पे एक शोइंग के इंसिडेंट वाला एंगल जो है कितना है, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, डॉटेड बनाइए थिक बनाइए आपकी मर्जी है, पेंसिल से ड्रॉ करो ताकि गलती होने पे ना उसको हटा भी सकें बेटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया।
पहले की तरह ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या है कि जितनी देर में बी जो है वो बाउंड्री तक पहुंचेगा जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है, जितनी देर में बी पहुंचेगा बी डैश पे, ये वाला पॉइंट अपना बी डैश है, इसको बी डैश लिख रहा हूं, उतनी देर में ए जो है वो नए मीडियम में एक सेकेंडरी वेव फ्रंट खोल देगा। ए तो पहुंच चुका है ना, वो तो दूसरे मीडियम में एंट्री हो गई उसकी, बट ए जो है वो उसके बाद जो नया वेव फ्रंट निकलना है नए मीडियम में, इस मीडियम में वेलोसिटी थी बेटा v1, यहाँ पे लेटर से वेलोसिटी है v2 जो कि v1 से कम है। तो इस मीडियम में जो वेव फ्रंट ने एक्सपैंड होना है, बाहर को आना है, वो उसी स्पीड से नहीं आएगा जिसमें जो v1 यहाँ पे स्पीड थी। तो v1 स्पीड ज़्यादा है, यानी रेयर मीडियम में तो डिस्टेंस कवर कर दिया रे ने bb डैश, बट इधर डेंसर मीडियम आ गया, यहाँ पे उतनी स्पीड नहीं है। तो आपने जो कंपस है इस बार जो नया वेव फ्रंट खुलना है नीचे को, वो कंपस आपने bb डैश से कम खोलनी है, लेटर से आधी खोल लो बस, हाफ, ठीक है। और एक नया वेव फ्रंट यहाँ पे सेकेंडरी वाला ड्रॉ करो, फिर से वही डॉटेड लाइक दिस। कंपस को मुझे ज़रा थोड़ा ध्यान से पकड़ना पड़ रहा है कि कैमरा ना हिल जाए, क्योंकि मेरे पास तामझाम काफ़ी ज़्यादा है, आपके पास तो खुला स्पेस होगा, कोई बात नहीं है। बीबी डैश से कम कंपस खोल के यहाँ से लगाना है आर्क, लगा दिया। चलिए अब फिर से ड्रॉ करेंगे टेंजेंट बेटा। तो टेंजेंट ड्रॉ करना है हमने इस पॉइंट से इस वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट को। तो पहले पेंसिल यहाँ पे रख लीजिए, स्केल उसके साथ टिकाइए और इसको स्केल को आगे पीछे मूव करके बेटा टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा सा और इधर आएगा, यस अब ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका बेटा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसके साथ साथ इसको सेट स्क्वायर को मूव करिए और वो ए से टच करना है बेटा हमने। अब इसको ये वाला पॉइंट आ गया, तो आपको लाइन ज्वाइन करना है ऐसे, ठीक है। बाद में कंटिन्यू कर देना, स्केल के साथ कंटिन्यू कर दीजिए बेटा। ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रेज। दूसरी लाइन भी इसी के पैरेलल ड्रॉ करनी है। देखिए अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो रे ऐसे आ रही थी वो बाद में ऐसे हो गई, जो रे ऐसे आ रही थी वो बाद में ऐसे हो गई। तो दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर कि जब रे जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। चेक कराता हूँ अभी बेटा कि टूवर्ड्स नॉर्मल हुई कि नहीं हुई। ये अपना नॉर्मल हो गया, एक नॉर्मल यहाँ पे हो गया, देखो बेटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितनी देर में B पहुंचा B डैश पे, उतनी देर में A पहुंच गया A डैश पे। B पहुंचा B डैश पे, उतनी देर में A पहुंच गया A डैश पे। ये वाला एंगल R, ये भी R, ये I, पहले वाला मेथड, इसका और इसका टोटल 90 था, इसका और इसका टोटल भी 90 है, तो ये दोनों सेम आएंगे। इधर इसमें ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो भी 90, इसमें ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो भी 90, तो ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम। बस अब हमने वो साइन आई बाय साइन आर करना है। बाकी फिर वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। डायग्राम पूरा कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी काम तो हो जाएगा, बाकी सिंपल है, साइन आई बाय साइन आर तो करना है। चलिए स्लाइड पे वापस आते हैं बेटा। चलिए एक बार दोबारा बेटा फिर से बता देता हूँ, डायग्राम आप ड्रॉ कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं लगा उसमें। तो जितनी देर में B पहुंचेगा B डैश पे, B डैश लिखा आपने मुझे लग रहा है, एक्स वाई पे ना जो ये वाला पॉइंट है, इसको B डैश मार्क करना है। जितनी देर में B पहुंचेगा B डैश पे, A का सेकेंडरी वेवलेट खुलेगा, लेकिन वो इतनी स्पीड से नहीं खुलेगा। तो ये डिस्टेंस बड़ा था और आपने इससे कम डिस्टेंस तक कंपास खोली, राइट, हाँ, और ये ड्रॉ कर दिया आपने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट जो है वो वेव फ्रंट का नया पोजीशन है। वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होती हैं रेज ऑफ लाइट, वो भी ड्रॉ कर दी। नॉर्मल्स ड्रॉ हो गए आपके, ये एंगल इसके बराबर है ना, बता दिए मैंने कैसे प्रूव करना है। और आर, ये वाला आर सेम, आपको बस साइन आई बाय साइन आर लिखना है। बी बी डैश को लिखना है इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t विद वेलोसिटी c
और ए डैश जो है उतने ही टाइम में वेलोसिटी v के साथ डिस्टेंस कवर्ड। साइन i बाय साइन r लिखना है। परपेंडिकुलर एक बार बी डैश, एक बार ए डैश, हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम था, वो कैंसिल आउट। बी डैश ए डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी कैंसिल हो गया। सी बाय वी रेशो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एंड में वो लाइन जो है, इसको स्नेल्स लॉ निकल आया बेटा, एंड में आपको वो लाइन लिखनी है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल दे लाई इन सेम प्लेन, राइट। चलिए अब एक क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, और इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस में भी आ चुका है। क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी, ये मेरा अपना डायग्राम नहीं है, मैंने भी एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। क्वेश्चन है द डायग्राम गिवन बिलो शोज रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन सरफेस पीपी डैश। ये डायग्राम क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही बना हुआ था, बोर्ड एग्जाम में भी। सेपरेटिंग टू मीडिया 1 and 2, विच ऑफ द टू मीडिया इज रेयर 1। कौन सा मीडियम रेयर है? आपके पास आंसर ढूंढने के दो तरीके हैं, आंसर ढूंढने के दो तरीके हैं। सोचिए, एक नंबर क्वेश्चन है वैसे तो, एक नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में रिस्क भी लेना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, तो आप कोई भी लिख दीजिए। आपको यही पूछा ना कौन सा मीडियम रेयर है। हाँ, अगर रेयर आपने सही लिख दिया तो बेटा आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। इसलिए सीबीएसई में ना क्वेश्चन आता है नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए बेटा, कुछ नंबर मिल जाते हैं। तो आप 3 से लेके 5 मार्क्स तक ऐसे ही ले सकते हैं बेटा, बिना नॉलेज के भी। यही पूछा ना कौन सा मीडियम रेयर है, कोई भी लिख दो, मीडियम 1 लिख दो चाहे मीडियम 2 लिख दो, कोई ना कोई तो होगा। 50-50 तो चांस है ही ना आपके पास मार्क्स आने का, ठीक है। बाकी प्रॉसी भी होते हैं आसपास में पूछने के लिए, उनसे पूछ सकते हैं भाई कौन सा बता दो यार। चलो चलिए, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है कि मीडियम 1 इज रेयर, कुछ ने आंसर दिया है मीडियम 2 इज रेयर। आंसर इज मीडियम 2 इज रेयर मीडियम। हाँ, रंग से नहीं पता लगेगा कि ये थोड़ा डार्क सा है, ऐसा नहीं है। दो तरीके हैं देखने के। पहला, रे इंसिडेंट हुई ना बेटा, ये बाहर आके अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ गई, एंगल आर आई से बड़ा है ना, तो फिर सेकंड मीडियम जो है रेयर मीडियम है। बट ये जो चैप्टर चल रहा था इसमें हम वेव फ्रंट से बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा भी है फिगर में ना, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बेटा इस मीडियम में, मीडियम 1 में ना, टाइम टी में, यहाँ पे टाउ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं टाउ भी चलेगा, यहाँ पे टाइम टाउ में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड कम है, इधर उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया। चेक कर लो बेटा, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो अगर बेटा वेलोसिटी बढ़ जाए लाइट की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कम, यानी रेयर मीडियम होता है। अगर किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो दोनों में से कोई मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बट आंसर को जस्टिफाई करना है तो नंबर मिलेगा। सिर्फ मीडियम 2 लिखने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको जस्टिफिकेशन देना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही था, अगले लेक्चर में अब हाइगन्स प्रिंसिपल को कुछ और तरह से यूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।